नमस्कार, बदमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद का रहा व्यापक असर। जिले की तमाम दवा दुकानें रही बंद। अन्य व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन कर बंद रखे प्रतिष्ठान। समाजवादी पार्टी ने निकाली जन क्रांति साइकिल रैली। प्रदेश और केंद्र सरकार पर बोला हमला। जनपद पंचायत बिरसा के सामने हुआ हादसा। ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर हुई मौत। मानदेय को लेकर स्व सहायता समूह संगठन और रसोइया संघ ने शुरू की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल। राष्ट्रीय स्तरीय गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 4 राज्यों की टीमों ने लिया हिस्सा। और पीएम आवास योजना का लाभ फर्जी लोगों को दिए जाने पर भड़के पार्षद। नगरपालिका परिषद की बैठक में उठा मामले की जांच कर एफआईआर करने का लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में शुक्रवार को 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, जिसका जिले में व्यापक असर देखने को मिला। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जहां एक ओर जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तरों में लगभग 458 दवा दुकानें पूरी तरह से बंद रही, तो वहीं पीडीआई, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, होम डिलीवरी सहित अन्य ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के विरोध में अन्य व्यापारी संगठनों ने भी अपना व्यापार बंद कर इस ऑनलाइन पद्धति का विरोध किया है। शुक्रवार को बुलाए गए इस बंद के दौरान बंद समर्थक एसोसिएशन के पदाधिकारी कालीपुतली चौक हनुमान मंदिर स्थित एक दवा दुकान के सामने धरने पर बैठ गए, जिन्होंने कुछ देर बाद एक बाइक रैली निकाली। यह बाइक रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों व मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 12 से अधिक प्रमुख बिंदुओं को लेकर कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारी यूनियन जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। ऑनलाइन व्यापार बंद करो, बंद करो। ऑनलाइन व्यापार बंद करो, बंद करो। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कंज्यूमर एसोसिएशन के प्रवक्ता अतुल जैन ने सरकार पर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। ये जो बंद है ये वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट
के विरोध में व्यापारियों द्वारा बंद रखा गया है। सरकार द्वारा जो हमारे पे ये थोपा जा रहा है कि FDI, जिसके उससे आज 7 करोड़ जो है हमारे देश में पूरे व्यापारी हैं, उन 7 करोड़ के साथ में हर किसी के पास में 2 कम से कम कर्मचारी हैं और उनका भी एक परिवार गिना जाए तो 4 कर्मचारी हैं। ऐसे देश के 20 से 25% जो हमारे व्यापारी हैं, रिटेल व्यापारी हैं, जिनका आज व्यापार अधर में अटका हुआ है और आने वाली स्थिति जो है वो उनके लिए बहुत ही तकलीफदायक है। ये जो FDI लागू कर रही है सरकार, इससे क्या नुकसान है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? FDI लागू करने से ये हो जाएगा कि आज जो विदेशी कंपनियां हैं वो पूरा की पूरा रिटेल पे हावी होते जाएगी। वो लोगों को घर घर पहुंचा करके माल देगी, जिससे ये होगा कि रिटेल जो आज गली कूचे में जो रिटेल खुले हुए हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी हालत खराब। वहीं बंद को लेकर की गई चर्चा के दौरान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष प्रियंक वर्मा ने मांग पूरी न होने पर राष्ट्रीय एसोसिएशन के आह्वान पर अनिश्चित काल के लिए दवा दुकानें बंद किए जाने की चेतावनी दी। ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में ये कार्यक्रम रखा गया हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा जबरन ऑनलाइन फार्मेसी अप्लाई की जा रही है, उसके विरोध में हमारे द्वारा प्रदर्शन और बंद किया जा रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हमारा जो एसोसिएशन कहेगा उसके हिसाब से हमारा कदम उठेगा। हो सकता है अनिश्चितकाल बंद भी किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा शहीद भगत सिंह की जयंती पर आजाद चौक स्थित पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के निवास स्थान से जन क्रांति साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कालीपुतली चौक पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। चलिए शहीद भगत सिंह चौराहे पर चलिए। भारत शासन की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में और भारत शासन की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में यह विशाल साइकिल रैली शहीद भगत सिंह चौराहे पर पहुंचने जा रही है। साथियों, भारत सरकार के खिलाफ यह विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में यह विशाल साइकिल रैली। चलिए शहीद भगत सिंह चौराहे के लिए चौक से लेकर शहीद भगत सिंह चौराहे पर पहुंचने जा रही है। आप सभी चलिए शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यह विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। विशाल साइकिल रैली कंकर मुंजारे जी के नेतृत्व में यह विशाल आम सभा में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज्यादा वैट टैक्स ले रही है, जो देशवासियों के साथ अन्याय है। पूर्व सांसद श्री मुंजारे ने आगामी 30 सितंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के आगमन पर जन क्रांति महारैली और उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित आम सभा में जिले की जनता का आह्वान किया। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती मुंजारे ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। किसान जो अनाज पैदा करता है वो भूखा रह रहा है, आधा पेट खाना है। आज 20 साल आधे पेट खा रहा है। 70 साल आजादी को निकल रहा है ना, वही बात अभी। बुनकर तो कपड़ा बुनता है, सबको कपड़ा पहनाता है, वो कपड़ा नहीं पहन पा रहा ठीक से। जो मिस्त्री जो मकान बनाता है, ऊंची बिल्डिंग बनाता है, तो झोपड़ी में रहता है। बना सकता ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बालाघाट शहर में बोलो, बम्बई में बोलो, दिल्ली में बोलो, जहाँ भी रहता कहाँ पे वो झोपड़ी में। जो मोची चप्पल बनाता है, अच्छे से जूते बनाता है, वो ठीक से चप्पल नहीं पहनता। कि जूते चप्पल देखना हमें ऐसा कभी टूटे फूटे चप्पल रहे टाके फाके लगे हुए, हालत कितनी खराब। इसी के लिए भारत आजाद हुआ क्या? अभी बदलाव नहीं आया। आजादी का मतलब क्या है? जल्दी लोगों ने आजादी पे कब्जा कर लिया। आजादी में एक बात हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग बन गए। बोलते हम चाय बेचने वाले थे, चाय बेचने वाले थे, चाय बेचने वाला जो है अब
सवेरे एक ड्रेस अलग पहनता है, फिर नाश्ता करता है फिर दूसरी ड्रेस पहनता है, फिर खाना खाता है फिर ड्रेस बदल जाती है उसकी, फिर 4 बजे फिर ड्रेस बदल जाती है और शाम को फिर ड्रेस बदल जाती है। जैसे इसको कोई शादी वादी करना भी जाके है, बुढ़ा हो गया है और कपड़े पे कपड़े बदल रहा है। और भारत देश का प्रधानमंत्री है, बदल रहे कि बदल रहे, कपड़े पे कपड़े है, करोड़ों रुपए कपड़े हैं, करोड़ों कपड़े हैं। चाय बेचने वाले देखो जरा। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी प्रभारी शिवमूर्ति सिंह राणा और जिलाध्यक्ष महेश सहारे भी मौजूद रहे। बिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत के सामने शुक्रवार को एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला की शिनाख्त ग्राम खिड़की टोला निवासी अनसुईया तुरकर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतिका अनसुईया रसोईया थी, जो अपने काम से बिरसा जनपद आई हुई थी। जनपद पंचायत के सामने छत्तीसगढ़ की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बिरसा पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिनके द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सर क्या है पूरा मामला? ये आज करीबन दोपहर में 1 बजे की घटना है। जनपद के सामने जो अनसुईया तुरकर हैं, ग्राम खिड़की टोला की रहने वाली हैं, ये अपने कुछ फोटो मोटो बिछा के रोड से क्रॉस कर रही थी, तो उसी समय छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रक है CGAP 9/87, इसके ड्राइवर ने तेज़ गति और लापरवाही से गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर दिया। मौके पर उनकी मौत हो गई है। सबका PM करा के रवाना कर दिया गया अंत्येष्टि को, और ड्राइवर और गाड़ी दोनों में हिरासत में ले ली गई। जी सर, आप सर क्या कार्रवाई करने वो एक्सीडेंट का मामला कायम कर लिया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत नगर के वार्ड नंबर क्रमांक 4 के आंगनवाड़ी केंद्र में आयुष विभाग के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया गया, जिसमें कुपोषण से बचने के लिए महिलाओं को आयुष मेडिकल अधिकारी डॉक्टर दीपाली बाकड़े सहित अन्य डॉक्टरों के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है इसका बच्चे का? इस संदर्भ में डॉक्टर दीपाली के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मैं डॉक्टर दीपाली बाकड़े, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष विंग, जिला चिकित्सालय बालाघाट। मैडम, आयुष विभाग की तरफ से शिविर लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है और क्या मकसद है इस शिविर का? ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पोषण को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 14 में बैयर चौकी में पोषण और लोगों को कुपोषण से बचने की जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और जितनी आज कंडीशन आ रही है, अभी भी बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण की जो दिन प्रतिदिन जो समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, उन सारी समस्याओं से बचने के तरीके आयुष विभाग दे रहा है। बताया जाएगा इस वजह से इसमें गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था से लेकर बच्चे के होने तक में माता के आहार विहार, उनकी परिचर्या, उनका योगासन और इवन इसके अलावा क्या चीज़ लेना है क्या नहीं लेना है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यकताएं की दवाइयाँ हैं आयुष विभाग की तरफ से, वो सारी जानकारियाँ हमें देना है। मैडम, उसके अगर दायरे में कोई बच्चा आता है तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारे यहाँ कुपोषण रोग नियंत्रण कार्यक्रम पहले भी चल रहा था, अभी भी ये चल रहा है। इसमें हम लोग सुपुष्टि योग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पंचकर्मा हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें ऐसे बच्चे जो ग्रेड 2 में आते हैं, उनको ग्रेड 1 में लाए जाने के लिए हम लोग पंचकर्मा के माध्यम से, मसाज के माध्यम से उनके शारीरिक विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुपुष्टि योग, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से ये मेडिसिन दी जा रही है, दूध में मिलाकर हम ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। काफ़ी कारगर है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हमें मिले हैं।
मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन और रसोइया संघ के द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की प्रमुख मांग को लेकर शुक्रवार से काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं धरना स्थल पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे पहुंची और उन्होंने हड़ताल कर रही महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। नहीं किसी से भीख मांगते, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा 1000 रुपए में घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, हमारी नारी है, फूल नहीं स्व सहायता समूह संगठन के प्रदेश प्रभारी देवनाथ पंचेश्वर ने कहा कि 15 वर्ष से रसोइया बहनें काम कर रही हैं, लेकिन इन्हें मानदेय के तौर पर महज 1000 रुपए दिया जा रहा है। इस समस्या से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया गया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। इसी के चलते सभी रसोइया आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। सर, हमने जबलपुर में मीटिंग ली और हमारे 15 जिले को लोगों ने समर्थन दिया कि पंचेश्वर जी आप प्रभारी हैं और आप नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो हम आप आह्वान करिए कि हम पूरे मध्य प्रदेश में इस मध्याह्न भोजन रसोइये को अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे। यह मांग को लेकर कर रहे हैं। यह मांग है हमारी कि जो 15 सालों से हमारी रसोइया महिला काम कर रही है भाजपा सरकार के कार्यकाल में, वो 1000 रुपये महीना के हिसाब से काम कर रही है। तो हमारी मांग है सरकार से, हमने सरकार को मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया, अभी यहाँ पर बालाघाट में आए थे तब, कि 19 तारीख को और 20 तारीख को हमने ज्ञापन भी दिया, मुलाकात करके चर्चा भी करी मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने एक सवाल नहीं कहा कि हम बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, सोचेंगे, इतना बार कहा दिया। तो हम मांगे कि हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती 8 दिन के अंदर, तो हमने उनको चेतावनी दे दिया कि सर हमारी महिला 4 लाख है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप मांग पूरी नहीं करते तो हम पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल जारी करेंगे। और हम आज 28 तारीख पे धरना स्थल पर जिला पंचायत के सामने बैठे हुए हैं और हमारी हज़ारों की संख्या में हमारी महिला आई बालाघाट से, और हमारे 15 से 16 जिले अभी हमारे साथ समर्थन में हैं और वहाँ भी हड़ताल जारी है। कब तक चलेगी ये सर? हमारी जब तक मांगे नहीं मांगी जाती या सुनी नहीं जाती तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या क्या प्रभावित हो रहा है अभी हम लोग? वहीं धरना स्थल पर पहुंची पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मुंजारे ने कहा कि स्व सहायता समूह की माताएं बहनें आज आमरण अनशन पर बैठी हैं। सरकार को इनके दुख दर्द की चिंता नहीं है। प्रदेश के मुखिया को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए। आज वर्षों बीत गए हमारी बहनों को भोजन बनाते हुए, भोजन कराते हुए, 15 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मात्र 1000 रुपये ही इनको मेहनताना दिया जाता शासन की तरफ से। जब सभी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात हमारी सरकार करती है, तो ये हजारों की तादाद में जो हमारी माता बहनें हैं, इनकी ज़िंदगी को सुधारने का काम क्यों नहीं कर रही सरकार? शिवराज सरकार से मेरा ये सवाल है। आज मजबूर होकर हमारी ये माता बहनें संपूर्ण बालाघाट जिले के कोने कोने से आकर यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठी हुई हैं और अनिश्चितकालीन इनकी जो हड़ताल है, और सरकार से इनकी मांग है कि जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता, 1000 रुपये से बढ़ा के कम से कम 5000 रुपये जब तक नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और हम तब तक अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो शासन को अपनी मनमानी पर रोक लगाना चाहिए और मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और हमारी इन गरीब महिलाओं की मांग को पूरा करके इनका मानदेय जो 1000 रुपये से बढ़ा के कम से कम 5000 करना चाहिए और इनकी जो भी समस्याएं उन पर ध्यान देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नगरपालिका परिषद की शुक्रवार को नगरपालिका के सभागार में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, उपाध्यक्ष वीणा कनौजिया, नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े सहित समस्त सभापति, पार्षदगण, अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। परिषद की बैठक में नगर विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। एक प्रस्ताव को छोड़ सभी प्रस्ताव पारित किए गए। जी हाँ जी, तो जैसे मॉल में टाकीज है, उसमें जैसे 100 सीट है, तो एक सीट का अपने को कितना पैसा मिलेगा? क्योंकि क्या होगा, टाकीज में हर दिन की बुकिंग हम पैसे वसूल लेंगे। आपका कहना सही है, निर्माण कार्य नहीं होता। देखो क्या होता है, कहीं कहीं पे समझौता करना पड़ता है, ठीक बात है, पर इस बात से मैं तुम्हारी सहमत हूँ कि इनके रहते हुए एक भी हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाए।
पीएम आवास का एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया। पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने बताया कि जो वार्ड के रहवासी नहीं है उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। वार्ड नंबर 13 में ही 3 लोगों को फर्जी बिल पेमेंट किया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे वार्ड के चित्रवट शुक्ला जी है, तो चित्रवट शुक्ला अगर पात्र है तो उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन चित्रवट शुक्ला न इस वार्ड का निवासी है, न उसका राशन कार्ड है, न वो यहाँ का वोटर है और उसका मकान भी पक्का बना हुआ है, तो ये व्यक्ति फिर आ नहीं सकता। मेरे वार्ड में ऐसे 2 प्रकरण हुए हैं कि जो सर्वे सूची आती है जिसपे मैं साइन करके भिजवाया हूँ, जिसपे उपयंत्री की साइन हुई है, जिसपे वार्ड प्रभारी की साइन हुई है, उस सूची में वो 2 नाम नहीं थे जो अपात्र थे और उनको प्रियंका वर्मा जो आपका यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का व्यक्ति जो काम कर रहा है उसने 2 अपात्र व्यक्ति जो मेरे वार्ड के है ही नहीं। पहला प्रकरण आपको बता दूं, जो मेरे वार्ड का है ही नहीं व्यक्ति, शहर के निवासी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, गाँव में वोट डालता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया, जबकि उसका घर भी पक्का है। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा, जबकि सर्वे सूची में उपयंत्री के भी साइन हो गए, मेरे भी साइन हो गए, वार्ड प्रभारी के भी साइन हो गए। हमको लगा यही सूची फाइनल होनी चाहिए, लेकिन वो प्रियंका वर्मा ने 35,000 रुपये लेकर उसका काम किया। दूसरा एक है मुकेश वाघमारे, उसके पिता का कच्चा मकान था, हम उसको लाभ दे चुके। जांच नहीं इसको ये प्रियंका वर्मा पे एफआईआर करो। एक राशन कार्ड पे पिता को भी लाभ दे दिया, पुत्र को भी लाभ दे दिया, एक ही राशन कार्ड पे पिता को हम दे चुके हैं। ऐसे कई प्रकरण है मेरे पास में। वो प्रियंका वर्मा ने मेरे वार्ड में इतना हस्तक्षेप किया है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को मेरी कल से बात हुई, जो इसका जो काम करता है पंकज टिक्का, क्या नाम है सर उसका? इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष श्री धुवारे ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधितों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। परिषद की बैठक हुई जिसमें वार्ड नंबर 13 के पार्षद ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने को लेकर के बड़ी नाराजगी जाहिर की कि गलत लोगों का नाम ला दिया गया। नहीं, अब क्या होता है, इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है कि 1300 नामों में एक आध नाम हो सकता है। पहले शुरू में तो बिना जांच के बड़ा पैसे डाल दिया गया, बाद में उसकी अच्छे से जांच हुई। उसका पार्षद का कहना है कि यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है, उस कंसल्टेंसी के कर्मचारियों ने नाम डाल दिए बिना जानकारी के। नगर पालिका के पारिषद अधिकारियों के, हमारे और पार्षदों के बिना जानकारी के नाम डल गया, तो उसकी हम जांच कराएंगे। अगर मान लो गलत व्यक्ति को अगर दिया गया तो कंसल्टेंसी से वसूल करेंगे पैसे। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक पैसा पात्र को मिलना चाहिए। सर, पार्षद ने भी ये भी कहा है कि वो दूसरी जगह का व्यक्ति है उसका। हाँ, उन्होंने दिया कि हमारे वार्ड का निवासी नहीं है, कहीं बाहर का है, उसका पक्का मकान है, उन्होंने लिखित में दिया है, तो उसको जांच करवा रहे हैं उसकी बकायदा। क्या एफआईआर होगी सर इस पर? हाँ बिल्कुल, अगर गलत है तो जानकारी एफआईआर देंगे। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा गलत व्यक्ति के हाथों में कैसे जाए? सर, कुछ पार्षदों ने नाराजगी भी जाहिर की थी कि आय का स्रोत सड़कें बढ़ते जा रहे हैं और अपन निर्माण कार्य में चुनौती होते जा रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि नगर पालिका परिषद आय का स्रोत भी हम बढ़ाएं, चाहे जैसे अभी ये सामने बना करके इसके लिए ऊपर दुकान बना कर नीलाम कराया जाए, कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, इस संबंध में उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि अधिकारी कर्मचारी की हम तनख्वाही बढ़ाते रहे और उनको परमानेंट करते रहे तो हमारे निर्माण कार्य कैसे होंगे, इस दिशा में उन लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की। बैठक के दौरान मनोरंजन एवं आमोद कर नियम 2018 विषय को भी अनुमोदन के लिए रखा गया। वार्ड नंबर 4 की पार्षद भूमेश्वरी तिवड़े ने कन्हार टोला की समस्या को रखा। मैं लाना चाहूंगी जो कन्हार टोला एक ऐसे एरिया है जिसमें 7-8 वार्डों का पानी एक साथ जाकर के एक जगह डंप हो जाता है। और मैं पिछले 4 सालों से आपको बता रही हूँ इस एरिया के बारे में कि बहुत गंभीर समस्या वहाँ की है। सीओ साहब, मैंने आपको भी फोन करी थी जब पानी वहाँ पर आकर जमा हुआ, जाम पानी मयूर भैया भी गए थे और बाकी लोग और पिपलेवाल भैया भी गए थे, वहाँ पर देखे उन्होंने। हर साल कम से कम 20-25 मकान में हर साल पानी भरता है वहाँ पर, ना वहाँ पर रोड है। अभी 5 बजे
छविराम नागेश्वर ने नगरपालिका के हो रहे खर्चे के विषय को भी उठाया। मेरे कहने का मतलब ये था परिषद में कि हम खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, नगरपालिका निरंतर लाखों रुपया, हम आय के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है, 2 साल 5 साल हो गए, और जब इसी बात चर्चा चल रही थी, इसी बात में हमारे एक पार्षद साथी जो है उन्होंने बोले क्या टैक्स नहीं बढ़ा है। हमने बोला टैक्स नगरपालिका ने बढ़ा ही है, हर क्षेत्र में टैक्स बढ़ा है और आर्थिक वो जनता दे रही है टैक्स अपना, तो उस बात में मेरा विवाद हुआ था। नहीं तो क्या होना चाहिए था, बिल्कुल एकदम जैसे नाराज़गी जाहिर की आपने अध्यक्ष जी के सामने पे। गलत बात मैं समझौता नहीं करूँगा, जो सच बात है तो नगरपालिका टैक्स बढ़ा ही है और गवाह जनता है जो टैक्स जमा कर रही है नगरपालिका में। जमा नहीं कर रही है, बोलते हैं टैक्स जमा नहीं हो रहा है, जमा हो तो रहा है ना टैक्स, लाखों रुपये रोजाना आ रहे हैं नगरपालिका में। तो फिर नुकसान किस चीज़ में हो रहा है? वसूली नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। उससे क्या हो रहा था वसूली नहीं कर पाने के कारण? आय के स्रोत कम होते जा रहे हैं ना हमारे नगरपालिका के। कॉम्प्लेक्स बन नहीं पा रहे हैं और जो बन रहा है वो प्राइवेट बन रहे हैं, जो हमारे नगरपालिका के सामने प्राइवेट बन रहा है, ये वो दुकान वाले खुद स्वयं पैसा से बनवा रहे हैं। तो अध्यक्ष जी को आपने बताया आज परिषद में, तो क्या लगता है? उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आय बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। या तो सर ये बताइए वसूली क्यों नहीं कर पा रही हैं कर्मचारी? अब इनमें आपसी असंतोष लग रहा है कर्मचारियों में। जैसे अध्यक्ष जी ने बोले थे कि असंतोष है, तो हम लोग असंतोष फैल रहा है, तो आप बैठो और उसका निपटारा करो। रही बात शहरों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने टीम गठन करने के लिए बोले 5-5 लोगों की टीम गठित की जाए और 15-15 वार्ड डिवाइड किया जाए और उनमें छिड़काव किया जाए। वहीं पार्षद कल्लू सोनी ने वार्ड में किए जाने वाली निर्माण का बिल ठेकेदार को न दिए जाने के विषय को बैठक में रखा। मेरे वार्ड में 9,54,000 रुपये की नाली का निर्माण हुआ था, जिसमें इस नाली को बनने को 12 महीने हो गए, उसका बिल नहीं मिला ठेकेदार को। मेरे वार्ड में दूसरे भी विकास के काम हैं, अगर इस टाइप का इंजीनियर हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं और भी कर्मचारी जैसा लापरवाही करेंगे, बिल नहीं बनाएंगे ठेकेदार का, इसमें कौन ठेकेदार हमारे यहाँ काम करेगा। तो इसमें मैंने इंजीनियर को, सीएमओ को, इनको सबको बारी बारी बोल चुका, जहाँ तक कि मैंने इंजीनियर को ये भी बोल चुका, देख जल्दी से बना और नहीं तो उसमें ज़्यादा बहस हो जाएगी, फिर मारा पीटी होगी तो बोलना नहीं। क्योंकि हम इतना ज़्यादा तरसते हैं, हमारे वार्ड में जो निर्माण काम हुआ बढ़िया हुआ, नाली अच्छी बनी, सब कुछ, उसका बिल पास नहीं हुआ, ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा, ठेकेदार दूसरा काम कैसे करेगा? किसकी गलती लगती है इसमें केवल नगरपालिका कर्मचारी इंजीनियर जो है लूज है, कुछ गलती। अब हमारा अध्यक्ष सख्ती से अगर करें तो हो जाए सब। तो यहाँ पे जो निर्णय हुआ आपके मामले को लेकर के, तो क्या आश्वस्त है उससे? अभी उनने बोले 2 दिन के अंदर सब तुम्हारा जो हुआ काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो 2 दिन बाद देखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह की अध्यक्षता में पत्रकारों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्वीप के नोडल अधिकारी मंजूषा विक्रांत राय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में पत्रकारों को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन से मतदान करने प्रदर्शन करके दिखाया गया। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 12,47,460 मतदाता शामिल हैं और यही मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। बैठक में बताया गया कि जिले की मतदाता सूची में 7,023 निःशक्त मतदाता हैं और 977 सर्विस वोटर हैं। इन मतदाताओं को मतदान दिन सबसे पहले सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह ने पत्रकारों को अन्य अहम जानकारियों से अवगत कराया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का तो ये आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि इस बार जो मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन होने जा रहा है, उसमें जो सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका उपयोग हो रहा है। जो हमारी आपका BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, जो सरकार की कंपनी है, इन्होंने जो मशीन बनाई है वो मार्क 3 मशीन। अभी तक जो हम लोग उपयोग करते थे वो मार्क 2 मशीन, लेकिन अब मार्क 3 मशीन में कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ सुविधाएं ज़्यादा बढ़ाई गई। तो मार्क 3 मशीन का इस बार सभी मतदान केंद्रों में उपयोग होगा और साथ में वीवीपैट का सभी मतदान केंद्रों में उपयोग होगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में
कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये तीनों उपलब्ध है। उसमें जो पहले चरण की हमारी चेकिंग थी, जो हमारे डीएल के इंजीनियर्स ने आकर के यहाँ 20 दिन रुक करके उन्होंने जांच की एक मशीन की, जिसमें जनप्रतिनिधि और उनके लोग भी उपस्थित थे, तो वो जांच हमारी पूरी हो गई है, फर्स्ट लेवल चेकिंग। इन लोगों की क्या मतदान का बहिष्कार तो देखिए ऐसा है कि चुनाव के सीजन में सभी तरह की बातें होने लगती हैं। कई लोग, कई कर्मचारी संगठन उसके खड़े हो जाते हैं, कई दूसरे लोग उसके खड़े हो जाते हैं और ये सब चीज़ें होने लगती हैं। जहाँ तक विकास कार्यों को लेकर के मतदान के बहिष्कार का सवाल है, तो उसमें जो चीज़ें जिला स्तर के विभिन्न विभागों के माध्यम से संभव है, कहीं थोड़ा बहुत आवागमन की दिक्कत है, कहीं मान लीजिए बिजली की दिक्कत है, कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो वो जरूर हम लोग बात करके उसका निराकरण करेंगे। लेकिन जहाँ बड़ी मांगे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा है, अब कोई पुल मांगेगा 50 करोड़ या 100 करोड़ का है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसकी पूर्ति करना संभव है। हम उनको समझा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, हम पूरा उनको कन्विंस करेंगे कि भाई हम आपकी मांग के साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि ये चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसलिए आप अपने अधिकार को मत छोड़िए, आप अपने मत के अधिकार का उपयोग करिए, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। रेलवे विभाग और राज्य सरकार के सहयोग से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर अब जल्द ही ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। सरेखा बाईपास पर बनने वाले इस ओवर ब्रिज का सेतु निर्माण जबलपुर द्वारा सर्वे किया गया है। सर्वे रिपोर्ट आने के 2-3 माह बाद ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। 2-3 प्रकार से हम ऐसा सोच रहे हैं जिसमें लागत कम आए, ज़्यादा से ज़्यादा घर दुकान कम टूटे। जैसे नगर पालिका की दुकानें थी, यहाँ को बचाने का नहीं टूटेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी विकास के लिए अगर कोई चीज को ये भी होता है तो कोई ये नहीं है, ये जरूरी है। लोग तो इसके लिए छाती छोड़ रहे हैं, लोग क्या करे, तुमने अभी तक बताओ ये नहीं बनाए, अब ये बन रहा है भैया, हमारे लिए मोस्ट है। क्या होता है साहब, वहाँ पे जितने लोग बैठे ना, अपना 1 लाख से अधिक है, इसमें पास शेयरिंग के हिसाब से हो गए, तो बस अपनी प्रोसेस चालू है। हाँ, इधर का पेमेंट हो गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने बताया कि चुनाव के पूर्व ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और चुनाव के बाद ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। जो ओवर ब्रिज के यहाँ जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी, तो रेलवे ने तो स्वीकृत कर दिया था, उसकी राशि शासन से दिलाने के माननीय गौरीशंकर जी बिसेन मंत्री जी ने कर दिए और मंत्री जी इस पुल को जल्द से जल्द बनाने के लिए पूरे स्टाफ को आज स्पॉट पर भेज करके उसका किस प्रकार ब्रिज बनेगा, कहाँ तक उतरेगा, कम से कम नुकसान हो लोगों को, किसी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो आजू बाजू के रहवासी है या वहाँ के दुकानदारों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, इस प्रकार एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आज पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया है। ये जैसी रिपोर्ट जाएगी तो महीने 2 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर इसका टेंडर लग करके पुल निर्माण का कार्य अति शीघ्र चालू होगा। ओवर ब्रिज का जो हमारी लंबे समय से मांग थी, माननीय गौरीशंकर जी बिसेन ने आज उस मांग को पूरी कर दी है। मैं बालाघाट नगर पालिका की तरफ से पूरे नगर की ओर से माननीय गौरीशंकर जी बिसेन को धन्यवाद देता हूँ कि आप हम लोगों की बहुत पुरानी मांग को आज 19 स्वीकृति प्रदान करवाई। क्या आपको लगता है आगामी विधानसभा चुनाव के पहले आचार? नहीं, विधानसभा चुनाव के लगभग बाद में बनेगा। विधानसभा चुनाव के पहले तक तो हो सकता है, ये रेलवे का काम है, अगर मानो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सेतु निर्माण जबलपुर से आई टीम के इंजीनियर दिनेश गौरव ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बैठक रखी गई, किस विषय पर चर्चा करने की बैठक? आज हम लोगों की तहसीलदार और राजस्व की टीम के साथ ये आपका आरओबी पर जो ओवरब्रिज का निर्माण होना है उसकी फिजिबिलिटी इन लोगों के द्वारा चेक की जा रही है और इसमें रेलवे का ओर से उसका जो इस ब्रिज का निर्माण जो किया जाना है तो रेलवे के शेयरिंग बेस पे किया जाना है 50-50।
जिसमें रेलवे की ब्रिज पिंकवुक में सेंक्शन हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हमारा ये फिजिबिलिटी और ये सब प्रक्रिया है और ये जल्दी होने के बाद ही ये निर्माण कार्य आपका स्टार्ट किया है। सर कहाँ पे कौन सी क्रॉसिंग में निर्माण कार्य होने के लिए चिन्हित किया गया? LC नंबर 30 सरेका। कितना लंबा रहेगा ये, क्या एस्टिमेट बना है, कितने की लागत अभी से तो बनेगा? फिजिबिलिटी चेक हो रही है, ये अभी हम लोगों का प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, ये जल्दी कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर हम इसका सारा डिटेल आपको बताएंगे। नगर के भाजपा कार्यालय में भाजपा की कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से आए अपेक्षित कार्यकर्ताओं सहित प्रमुख तौर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन मौजूद रही। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पार्टी जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि 25 सितंबर को भोपाल में संपन्न हुए कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर संपूर्ण भाजपा परिवार में एक उत्साह का माहौल है। महाकुंभ से लौटकर प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए यह एक अनोखा अनुभव है। आज जो बैठक जो ली है, आज विशेष तौर से जो आज की बैठक ये हो रही है, एक तो हमारा महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ होने जा रहा है 6, 7, 8 और उसमें हमने क्या क्या काम किए हैं जनता के बीच में, उसके साहित्य भी आ रहा है, घर घर जा कर के वो चिपकाना भी है, सबके घर में वो हमारा संदेश जाएगा। हमने क्या योजनाएं बनाई उसके संबंध में लोगों से चर्चा भी करेंगे और महाजनसंपर्क अभियान इस प्रकार से वो 3 दिन लगातार चलेगा। हमारा छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता 3 दिन तक कोई काम नहीं करेगा, केवल जनता के बीच में जाकर सबसे मिलेगा। और उसके लिए आज ये सब मंडल अध्यक्ष शायद 3 या 4 तारीख को बैठ के करके और ये सब पूरा कार्यकर्ता हमारी जितनी ताकत है वो 6, 7, 8 में हमारी उसमें लगनी चाहिए। एक बात। दूसरा भी हमारा 25 तारीख को हमारा कार्यक्रम हुआ महाकुंभ और कार्यकर्ता बड़ी भारी संख्या में करीबन 6,000 से ऊपर जो अपने साधन के हिसाब से, वैसे तो संख्या यहाँ से बहुत ज़्यादा जाने की तैयारी थी, लेकिन जो एक ट्रेन 100 बसें और 100 करीबन छोटी छोटी गाड़ियाँ ऐसा करके हमारे लोग जो वहाँ गए, उस माध्यम से 6,000 कुछ संख्या हमारी जो रजिस्टर्ड हुई है 6,500 के आसपास बालाघाट की हुई है। इतना दूर होकर के बालाघाट सबसे जिला सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था में शुक्रवार को 73वीं वार्षिक साधारण आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मार्केटिंग सोसाइटी के नव निर्वाचित प्रशासक बसंत नकपुरे ने जिले की विभिन्न समितियों के समक्ष आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में प्रशासक श्री नकपुरे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मुझे प्रशासक बनाया गया है, इसके पहले अध्यक्ष शासन द्वारा हर मार्केटिंग के अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है। मैं इसलिए युवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हमारी प्रतिवर्ष अनुसार सितंबर माह में मार्केटिंग में आम सभा होती है। आम सभा में जो साल भर में आय व्यय जो होता है उसका जो प्रतिनिधि आते हैं उनको हिसाब बताया जाता है और आगामी वर्ष में जो हम खर्च करने वाले उसको प्रस्ताव में रखा जाता है और उसी के आधार पर हम बजट में जो रखा जाता है उसको खर्च किया जाता है। जिले में 5वीं राष्ट्रीय स्तरीय गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन नगर के म्युनिसिपल ग्राउंड में किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रमुख तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, मौसम हरनखेड़े, गिल्ली डंडा एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत नागरी सहित अन्य पदाधिकारी और टीमों के कोच मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा गिल्ली डंडा खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। पहुंचाएगा। मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुकी है माननीय मौसम हमसे अभी
स्पोर्टिंग करता है। और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आकाश भूरिया जी हैं, एडिशनल एसपी बालाघाट। हमारे टीआई साहब का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करेंगे दिनेश त्रिवेदी जी। गिल्ली डंडा सभी लोगों ने खेला है और ये मैदान में तकनीक समझते हुए द्वारे जी और ये अनिल द्वारे जी पहले बचपन Players from Maharashtra and Pondicherry, I welcome you all and wish you all a very best of luck. इस प्रतियोगिता के संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष श्री द्वारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 4 स्टेट की टीम आई, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एक है पंजाब शायद। ऐसे 4 स्टेटों की टीम आकर के आज गिल्ली डंडा का टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। ये ऐसा ग्रामीण अंचल का हमारा पारंपरिक खेल है कि हर इंसान ने, हर मनुष्य ने जो ग्रामीण क्षेत्र से या हर महिलाएं ने बचपन में इस खेल को जरूर खेला है। ये खेल कैसा बढ़ावा दे और कैसे इस खेल के बारे में, अभी ये क्या हुआ, पहले तो लोग हम गिल्ली पकड़ते थे, डंडा पकड़ते थे और गिल्ली खेलते थे, लेकिन अब इसको टेक्निकल रूप से खेला जाता है। इसके अलग अलग भागों में अंक के रूप में विभाजित है और आज देखिए पहले का खेल और अभी के खेल में बहुत हो गया है। गिल्ली डंडे में अभी टेक्निकल रूप से खेल रहे हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद है। तो मैं आज हमारे बालाघाट का सौभाग्य है कि नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हमारे बीच में हो रहा है, जहाँ पे ये 5वां नेशनल है, जिसकी मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो भी बालाघाट में। तो सभी नागरिक बंधुओं से भी चाहूँगा कि आम नागरिक हैं तो उस टूर्नामेंट को देखने जरूर आए। लालबर्रा के साइन लॉन में शुक्रवार को डीजे डेकोरेशन एसोसिएशन की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें डीजे और डेकोरेशन संचालकों को संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संघ के सदस्यों ने बताया कि जल्द ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उसकी शिकायत मिली यार, राणा ने तो वहाँ पे 9,000 में बजाय 4 बेच लगा। मैं संतोष बघेल घोटी। किस संबंध में बैठक रखी गई है यहाँ पे? बैठक रखी गई है हमारे डीजे डेकोरेशन जो हमारे एरिया में चलाए जाते हैं, जो हमारा एक परिवार पालने का माध्यम है और हम लोगों की सेवा करते हैं। उस सेवा में जो हमारे भाई लोगों को हमको तकलीफ आती है, जो समस्या आती है, उसको कौन कौन से मुद्दे में बातें की गई यहाँ पे? अभी जो बातें हुई कि हमको डीजे का कितना पैसा लेना है, कितने समय तक करना है, और जो समस्या आती है और जो पैसा नहीं देता काम करने के बाद, इस पर विचार विमर्श किया। और आने वाले समय में जो समय आएगा उस माध्यम से हम संगठन बनाना चाह रहे हैं और हमारा संगठन तैयार हो चुका है। इसी माध्यम से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, अपनी अपनी समस्या रखे हैं। और कहाँ से शामिल हुए यहाँ पे आपके? टोटल लगभग लालबर्रा बिलाकी सभी लोग लगभग शामिल हुए हैं। सब लोग तैयार हैं और हर मन से खुशी से वो इस बात में सहमत हो चुके हैं। दिनेश पुंडेकर, राजेश डेकोरेशन, लालबर्रा। किस संबंध में बैठक रखी गई थी यहाँ पे? आज यहाँ पर सभी डेकोरेशन यूनियन वाले पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आए दिन की जो परेशानी है, जो रेट को लेकर के कोई 5,000 में कर रहा है, कोई 3,000 में कर रहा है, तो रेट को एक निश्चित कि अब ये मापदंड में कम से कम 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये एक निश्चित मापदंड किया जाएगा। उस हिसाब से जो अपन कार्यक्रम करते हैं तो सभी को उसका लाभ मिल सके और सब मतलब ग्राहक भी ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि ये होता है कि कभी अब किसी ने बता दिया 5,000, कोई बोलता है 3,000 रुपये, तो ये विसंगति ना हो, एक से सबका कार्यक्रम हो, सब पैसे कमाएं, अच्छा रहे, मस्त रहे। कहाँ से लोग एकजुट हुए यहाँ पे आने के लिए? ये पूरे लालबर्रा ब्लॉक के लोग हैं। इसमें कुछ लोग हमारे भाई लोग नहीं आ पाए हैं,
वो लोग भी आ जाएंगे अगली मीटिंग में। कम से कम यहाँ पर 70 से 75 टेंट हाउस है। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर शुक्रवार को NSUI के पदाधिकारियों व सदस्यों ने थाना पहुंचकर पुलिस जवानों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आज जैसा कि भगत सिंह का जन्मदिन है तो हम लोगों ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पुलिस प्रशासन को फल वितरण किया है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर कोई व्यक्ति या हर कोई संस्था हर समय फल वितरण का जब भी कार्यक्रम करती है तो वह हॉस्पिटल में करती है, लेकिन जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हुए अपने जानों की आहुति दे देते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने एक नई सोच लाई NSUI के सभी बच्चों ने कि भगत सिंह ने अपनी जान की आहुति दे दी थी देश की आज़ादी के लिए, और उसी प्रकार पुलिस प्रशासन भी देश की रक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति दे देता है और हमारी रक्षा करता है। तो हम लोगों ने उनको फल वितरण कौन कौन शामिल हुआ इस फल वितरण में? इस फल वितरण में पूरी NSUI की टीम, NSUI ब्लॉक मीडिया प्रभारी, NSUI ब्लॉक महासचिव एवं NSUI सदस्य लोग सभी यहाँ पर शामिल हुए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा बुलाए गए बंद का लाल बर्रा में भी व्यापक असर नजर आया। इस हड़ताल के समर्थन में लाल बर्रा के दवा व्यापारियों ने अपनी अपनी दवा दुकानें बंद रखीं। हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से नगर के बूढ़ी में वन स्टॉप सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, महिला बाल विकास अधिकारी ग्रामीण कल्पना जैन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में अतिथियों ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। बात का पागल पड़ा है, मान लो कोई लेडीज महिला है जिसका कोई नहीं है करने वाला, बीमार पड़ी है, कुछ पड़ी है, बाहर पड़ी, खुद खड़ी हो सके। क्या होता है मैडम, जैसे उनकी शैक्षणिक योग्यता जी कई माननीय समस्त CWC मेंबर्स, प्रोफेसर खारे मैडम से निवेदन कि हमारे जिले में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हो चुकी है और विधिवत अब इसका कार्यप्रणाली इसकी शुरू होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय में महिलाओं और को जेंडर भेद के कारण बहुत ही ज़्यादा हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण महिला यदि हिंसा से पीड़ित होती है तो कहीं ना कहीं वो समाज के और देश के विकास में बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जा चुकी है और लगभग रोज ही कहीं ना कहीं किसी न किसी वन स्टॉप, इसका यही है कि एक ही छत के नीचे किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। इसके लिए महिलाओं को जो भी सहायता की आवश्यकता है वो हम सब लोग उनको त्वरित मुहैया कराने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा शेल्टर बनाया है जिसमें कभी ताला नहीं लगेगा, जो 24 घंटे ओपन रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर सामाजिक उत्थान के लिए, विशेषकर महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाएं लाती रहती हैं और योजनाओं को लाने के बाद उनका जो क्रियान्वयन कर रही है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से जो हो रहा है, जिसमें सभी महिलाओं को, हर प्रकार की वर्ग की महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है। उसी में उषा किरण एक योजना जो है, उसी के अंतर्गत ही जो वन स्टॉप सेंटर है ये हमने शुभारंभ किया है, जिसको छोटे स्वरूप में सखी नाम दिया गया है। सखी का मतलब
मतलब इसका समाधान करने का भी प्रयास कर रही है। मैंने भी बीच में 2 महिलाओं को भेजा था, तो वो समझ लीजिए कि एक अपने पति के यहाँ चली गई, एक अपने मायके चली गई। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं जैसे आपने सुना और जैन मैडम ने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है, तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि ये जानकारी हम नीचे तक पहुँचाएं ताकि महिलाओं को सुविधा हो। और सरकार की जो मंशा है कि जैसे मान लो हमारी महिला बहनें सशक्त हो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, अपने अधिकारों को समझे, और जब तक वो अपने अधिकार को नहीं समझेगी तो ये हमेशा कि आज हमारे यहाँ पे बालाघाट जिले में महिला बाल विकास की ओर से वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन हुआ है। एक्चुअली ये आज औपचारिक उद्घाटन हुआ है, किंतु वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ मई 18 से ही कार्य कर रहा है। वन स्टॉप सेंटर जिस तरह के नाम है कि वन स्टॉप सेंटर मतलब हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को एक ही आश्रय, एक ही जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो पीड़ित होती हैं हिंसा से या घरेलू हिंसा से, किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित बालिका या महिलाएं आती हैं, तो उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है, बहुत जगह घूमना पड़ता है। पता चलता है कि पहले पुलिस में जाके रिपोर्ट करें, फिर यहाँ जाए, फिर कोर्ट में जाए, और ऐसे में महिलाएं वैसे ही पीड़ित होती हैं और उसमें वो इससे टूट जाती हैं कि वो कहीं पे फिर इस तरह की कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहती। तो इन सारी जो असुविधाएं महिलाओं को होती हैं, जितनी पीड़ित होती है उससे ज़्यादा उसको पीड़ा इन सारी गतिविधियों में जाती है, इन सारी क्रियाओं में जाती है कि उनको यहाँ घूमना पड़ता है, कहीं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है, कहीं कोर्ट के चक्कर लगाती है। तो ये सारी जो उसकी असुविधाएं हैं उसको बचाने के लिए केंद्र शासन ने ये योजना चलाई है, जिसमें वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत ऐसी पीड़ित बालिकाएं महिलाओं को एक ही जगह पे उन्हें आश्रय मिल जाता है। उन्हें FIR करानी है तो भी यही सुविधा है, उनको किसी तरह की लीगल एडवाइस चाहिए उसके लिए वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ एक विधिक सहायता का पूरा पैनल है, तो उनको इसकी सहायता भी देता है। तो एक जगह उन्हें पूरा आश्रय मिल जाता है, और यदि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, कई महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, पीड़ित भी होती है। लालबर्रा टेकाड़ी मार्ग पर स्थित कौड़ीटोला परिक्षेत्र में एक ऑटो पलटने से ऑटो में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13वीं के भोज में शामिल होने के लिए टेकाड़ी से कुछ लोग ऑटो में सवार होकर टेंगने जा रहे थे। खुरसौड़ी और कोंडीटोला के बीच मंदिर के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते ऑटो में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्तमान में सभी घायलों का इलाज अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं वारासिवनी में भी ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर सभी दवा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। दवा दुकान संचालकों ने बताया कि सरकार के द्वारा काला कानून लागू कर ऑनलाइन दवा बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके विरोध में देश भर में दवा दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज किया गया है। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा हाथ में काली पट्टी बांधकर नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रोशन सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन मार्केटिंग दवाओं की बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशे का बंद करो, बंद करो, दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। ये विशेष तौर पे जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, चाहे वो किराना हो, कपड़ा हो, दवाई हो या चप्पल जूते हो, हर चीज़ का व्यापार हो रहा है। लेकिन हमारा जो विशेष विरोध है वो ये है कि ये दवाई जो है एक जीवन रक्षक औषधि के रूप में हम लोग मानते हैं, और बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ये विषय है। और अगर इसका भी अगर ऑनलाइन व्यापार होने लगा, और होने लगा है, ये एक काला कानून गवर्नमेंट ने लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसके तहत ये ऑनलाइन कुछ कंपनियों को उन्हें परमिशन दी हुई है। तो दवाई जो जीवन रक्षक औषधि है उसका दुरुपयोग होने लगा है। तो जो चाहे नशे की प्रवृत्ति हो, नशे की प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, और जो भी हो, विशेष तौर पे नशे की 100 गोली मंगा सकता है, हम 1 गोली नहीं बेच सकते। हम लोगों में कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी होती हैं, शेड्यूल H1 ड्रग वगैरह है, नारकोटिक्स वगैरह है, तो ये हम लोग बहुत बराबर विशेष तौर पे रिकॉर्ड रख के ही उसको सेल करते हैं, डॉक्टर की पर्ची रख के ही सेल करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन फार्मेसी आई है वो उसमें उनको। आपका परिचय सर?
मैं राजेश परियानी हूँ, परियानी मेडिकल स्टोर का संचालक। आज किस संबंध में अपन यहाँ पहुँचे थे? आज ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में बंद रखा गया है। जैसे कई दवाइयाँ जो शेड्यूल H1 है, नारकोटिक है और टीबी की मेडिसिन है, इन मेडिसिन को बेचते समय हमें उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी में इस प्रकार का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं डाला गया है। और अक्सर देखा गया है कि लोग डायरेक्ट नशे की दवाइयाँ बुलाते हैं और नशे की लत इससे बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे दूसरी भी मेडिसिन है, टीबी की मेडिसिन है या H1 ड्रग है, ये भी बिना किसी प्रतिबंध के उनको डायरेक्ट मिल जाती है। ऑनलाइन बुलाने से आपको क्या खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ऑनलाइन बुलाने से तो ऑनलाइन तो देखा जाए तो सभी पूरे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, चाहे कपड़े का हो, दवाई का हो या मोबाइल का हो। लेकिन दवाई के व्यवसाय में व्यवसाय तो प्रभावित हो रहा है, इसके साथ साथ लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो इसमें जो ऑनलाइन में जो दवा आती है उससे अगर से किसी को रिएक्शन हो जाए या आपने कल को उसके साथ कोई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद का रहा व्यापक असर, जिले की तमाम दवा दुकानें रही बंद। अन्य व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन कर बंद रखे प्रतिष्ठान। समाजवादी पार्टी ने निकाली जन क्रांति साइकिल रैली, प्रदेश और केंद्र सरकार पर बोला हमला। जनपद पंचायत बिरसा के सामने हुआ हादसा, ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर हुई मौत। मानदेय को लेकर स्व सहायता समूह संगठन और रसोइया संघ ने शुरू की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल। राष्ट्रीय स्तरीय गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, 4 राज्यों की टीमों ने लिया हिस्सा। और पीएम आवास योजना का लाभ फर्जी लोगों को दिए जाने पर भड़के पार्षद, नगर पालिका परिषद की बैठक में उठा मामले की जांच कर FIR करने का लिया गया निर्णय। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।